दोस्तों नमस्कार। आप सबको चर्चा चैतन्य यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सभी छत्रपति साहू जी महाराज की जन्मदिन मना रहे हैं और इस उत्सव को मनाने के पीछे एक प्रेरक तत्व के रूप में हमारे दोस्त अजीज मित्र अखिलेश पटेल जी हैं, जो एक शिक्षाविद हैं और अनेक शोध पत्र और किताब उनके द्वारा प्रकाशित है। आज हम चर्चा चैतन्य यूट्यूब चैनल की तरफ से उनको तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और छत्रपति साहू जी महाराज की जन्मदिन की शुभकामना के साथ इस परिचर्चा को शुरुआत करते हैं। अखिलेश जी, आपकी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस परिचर्चा में हम ये अपने विद्यार्थियों को, अपने दर्शकों को छत्रपति साहू जी महाराज की विचार से कैसे हम युवा पीढ़ी को प्रेरित कर सकते हैं। भारत में जब अंग्रेज यहाँ पर शासन करने आए तो उनकी मुक्ति के लिए राजनीतिक आंदोलन चला। उसे हम सभी लोग वाकिफ और इतिहास में उसे पर्याप्त स्थान मिला कि राजनीतिक आजादी हुई। लेकिन समाज में एक जो असमानता चली जा रही थी वो अंग्रेजों के आने के और पहले की बात, पहले से चली आ रही। हमारे धार्मिक ग्रंथों के आधार पे, हमारी सामाजिक परंपराओं के आधार पे, उस पर काम करने वाले जिन महापुरुषों ने बीड़ा उठाया, विशेष रूप से उसमें हम लोग महात्मा ज्योतिबा फुले से यदि बात शुरू करें तो उन्हीं के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए राजर्षि छत्रपति साहू जी ने काम किया। राजर्षि छत्रपति साहू जी कोल्हापुर रियासत के महाराजा थे। उस समय कोल्हापुर रियासत एक प्रिंसली स्टेट थी और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश परंपरा में आते हैं। तो उनके जो विचार हैं, समतावादी विचार है, समाज को बराबरी, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी पर रखने के विचार है जो उन्होंने कार्य किए। उनके बारे में भी हम मुख्य रूप से उल्लेख करना चाहें तो सबसे पहला कार्य था कि सभी लोग समान हैं। उन्होंने अपने राज्य में समानता के लिए कार्य करते हुए अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में हम लोगों ने लिखा संविधान में, और इसके बाद बहुत बाद में कानून हम बना पाए उसके निवारण के लिए। लेकिन उन्होंने बहुत पहले 1917 के आसपास ही ये व्यवस्था अपने राज्य में लागू कर दी कि अस्पृश्यता एक तरह से अपराध है। और केवल उन्होंने कानून नहीं बनाया, उसको उन्होंने जीवन में भी उतारा। अपने राज्य के ही एक कर्मचारी को, जो तथाकथित नीची जाति से आए थे, उनको उन्होंने चाय पानी की दुकान खोलने के लिए पैसे दिए और वो स्वयं जाकर के वहां बैठ के चाय पीते थे ताकि अन्य लोग भी आए उनके साथ बैठ करके चाय पी। इस तरह से उन्होंने काम किया। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने ये देखा कि जब तक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक समाज में लोग अपने अधिकारों को जान नहीं पाएंगे और विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने राज्य में उस समय जो शिक्षा है प्राथमिक स्तर की, उसको अनिवार्य घोषित किया और निःशुल्क घोषित किया। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि हमें छत्रपति साहू जी महाराज से चलते चलते 100 वर्ष लग गए, तब जाकर के हम लोगों ने 2009 में ये राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू कर पाए। लेकिन वो 100 साल पहले उन्होंने अपने राज्य में ये व्यवस्था शुरू कर दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये विचार भी दिया कि राज्य को सेकुलर होना चाहिए, अर्थात राज्य को किसी धर्म विशेष का के पक्ष में नहीं रहना चाहिए। अपने सारे नागरिकों को, जो वहां की प्रजा है, उसको किसी भी धर्म को पालन करने की आजादी हो और धार्मिक मामले में राज्यों को तटस्थ होना चाहिए, और या फिर जो धार्मिक संपत्तियां हैं उनको राज्य उनका प्रबंधन करे। इसीलिए उन्होंने अपने राज्य में जो भी मंदिर और मठ स्थापित थे वहां पर उन्होंने नियुक्तियां की पुजारियों की, पढ़े लिखे लोगों की, और उस नियुक्ति में सभी धर्म के लोग सम्मिलित थे, मतलब सभी जातियों के लोग सम्मिलित थे। और ये नहीं, उन्होंने पौरोहित प्रशिक्षण के लिए विद्यालय खोला उस जमाने में। तो उनका मतलब था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का है, पढ़ लिख करके पौरोहित का कार्य कर सकता है, इवन किसी भी पैसे पर जा सकता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने, जिस रूप में उनको हम याद करते हैं आरक्षण के जनक के रूप में, उन्होंने देखा कि उनके राज्य में जो ज्यादातर पदों पर उच्च जाति के लोग, ब्राह्मण लोग पदस्थ हैं, तो उन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि नहीं, समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व प्रशासन में होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने 26 जुलाई 1902 को अपने राज्य में 50% पदों पर आरक्षण लागू कर दिया कि 50% गैर ब्राह्मण रहेंगे और 50% में सभी लोग आ सकेंगे।
तो एक तरह से समावेशी जो विचार है प्रशासन का, वो छत्रपति साहू जी महाराज के समय से शुरू हुआ, जिसे बाद में संविधान ने अपने अनुच्छेद 15 और 16 में, अनुच्छेद 18 में, 17 में, इन सब में हम लोग देखने को मिलता है। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि एक समतामूलक समाज की नींव रखने का कार्य छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा किया गया है। और आज मुझे लगता है स्वतंत्रता की 7 दशक बीत चुका है। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें, कहाँ तक हम इस साहू जी महाराज की विचार से प्रेरित होकर कहाँ तक हम पहुंच पाए? अभी भी हमारे यहाँ जो यद्यपि राजनीतिक स्तर से समानता की बात कही जा रही है, हमारे संविधान समानता की बात कह रहा है, लेकिन सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से हम लोगों ने समानता को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है। हाल में अब जो घटनाएं विभिन्न समाचार चैनल के माध्यम से देश के, विशेषकर उत्तर भारत के क्षेत्र में जो जाति आधार पर हिंसा है, छुआछूत की घटनाएं आती हैं, तो उसको देखते हुए लगता है कि अभी भी हम लोगों ने संविधान की विचारधारा को और छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा को आत्मसात नहीं कर पाए। जब तक जाति का पूर्ण रूप से उच्छेद नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। छत्रपति साहू जी महाराज से जब एक बार पूछा गया कि आपको जाति को समाप्त करना चाहते हैं कि जातिवाद जो विभेद है उसको समाप्त करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, देखिए, जाति बनाई ही गई भेद के लिए। यदि जाति है तो जाति भेद जरूर रहेगा। तो सबसे पहला हमारा काम यही है कि जातियों का उन्मूलन हो। यदि जातियां नहीं रहेंगी तो निश्चित रूप से लोग बराबरी पे काम करेंगे। और दूसरा जो धार्मिक क्षेत्र है, जैसे पुजारी का काम है, कथावाचक का काम है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो उस क्षेत्र में पारंगत है, पढ़ा लिखा है, उसको आना चाहिए। 21वीं सदी में यदि समाज का कोई वर्ग ये कहता है कि मैं जन्म से ऊंचा हूँ, या कोई व्यक्ति जन्म से नीचा है, तो ये बड़ी विडंबना की बात है। और इन घटनाओं को जो विदेशी मीडिया विदेश में जो प्रचारित प्रसारित करती है, उससे हमारी छवि भी दुगनी होती है। हम जो ये ख्वाब देखते हैं या एक इच्छा रखते हैं कि भारत विश्व गुरु बने या वर्ल्ड लीडर बने, तो वर्ल्ड लीडर में केवल भौतिक उन्नति ही महत्वपूर्ण नहीं है। भौतिक उन्नति के साथ साथ हमारे जो सामाजिक मूल्य है और मानवीय मूल्य है, उसमें हम लोग कितना आगे बढ़ते हैं। यदि हम भौतिक उन्नति प्राप्त भी कर ले और हम सामाजिक मूल्यों में आगे नहीं बढ़ते हैं, अर्थात जो न्याय है, समता है, स्वतंत्रता है, इन मूल्यों को अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे, तब हम विश्व गुरु बनने से या वर्ल्ड लीडर बनने के दौड़ पर पीछे रह जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात है, बाबा साहब की जो पत्रिका थी लोकनायक, साहू जी महाराज ने इस पत्रिका को चलाने के लिए भी कुछ फंडिंग दी और बाबा साहब को विदेश भेजने के लिए भी छत्रपति साहू जी महाराज का अतुलनीय योगदान रहा है। तो इन दोनों की व्यक्तित्व को आप किस रूप में देखते हैं? छत्रपति साहू जी महाराज बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले के बीच की कड़ी। ज्योतिबा फुले जी ने जो सत्यशोधक समाज स्थापित किया और समतावादी आंदोलन चलाया, तो उनके बाद उस परंपरा को साहू जी महाराज ने निभाया और वो सत्यशोधक समाज के संरक्षक भी थे। इसके बाद इस आंदोलन को बढ़ाते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो विदेश में गए, तो उन्हें वित्तीय सहायता दी और साथ ही साथ जो उनके जन आंदोलन चल रहे थे, उनकी जो समाचार पत्र मूकनायक था, उसके लिए उन्होंने सहयोग दिया। और इस सम्मेलन में उन्होंने कहा, दलितों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, तो उसको उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से घोषित किया, दलितों से कहा कि आज आपको अपना मसीहा मिल गया है, इन्हें आप नेता बनाए और निश्चित ही इनका अनुसरण करके आपको समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा, समता का स्थान प्राप्त होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में उनका एक बड़ा अप्रतिम योगदान रहा है उनको आगे बढ़ाने में, जिससे बाद में बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारत में, पूरे विश्व में समतावादी आंदोलन के नेता के रूप में, सबसे अग्रणी नेता के रूप में उभर करके आए हैं। दोनों के जीवन में बहुत साम्य है। दोनों समतावादी आंदोलन थे, स्त्री शिक्षा के पक्ष में दोनों लोग थे। साथ ही साथ जो वैज्ञानिक चेतना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, दोनों लोगों का मानना था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें काम करना चाहिए। अंधविश्वास है या जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और राष्ट्र की उन्नति तभी हो पाएगी जब सामाजिक उन्नति होगी। राष्ट्र पर कैपिटा इनकम में बहुत आगे बढ़ जाए, समाज का एक वर्ग आगे बढ़ जाए, लेकिन दूसरा वर्ग पीछे रह जाता है, तो वो असमानता की जो खाई है वो अशांति समाज में रखेगी। और वो आज भी आप देखते हैं जहां पर ये आर्थिक क्षमता ज्यादा है, तो वहां पर बीच बीच में जातीय संघर्ष होते रहते हैं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, जो बाद में भूमि सुधार आंदोलन में भारत सरकार ने स्वीकार किया, बहुत पहले छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में ये
सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो जो जमीन है उसको जोतने वाले का अधिकार मिलना चाहिए। लैंड टू द टिलर, जो खेती जोतेगा, जिसके हाथ में हल होगा, उसके जमीन का पट्टा हो, जिससे कि जो जमींदार लोग जो शोषण करते हैं, शोषण से उनकी मुक्ति है। तो निश्चित रूप से उनकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। सच्चाई ये है कि जितना उनके बारे में जानना चाहिए था लोगों को, उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। आज भी बहुत से लोग छत्रपति साहू जी महाराज के योगदान को, उनके व्यक्तित्व को नहीं जान पाए हैं। तो ये हम सबका शिक्षित वर्ग का एक प्रयास होना चाहिए कि उनको आगे बढ़ाए, उनकी विचारधारा को लोग जानने और स्वीकार करें। आपने छत्रपति साहू जी महाराज फाउंडेशन का सचिव हैं, उस फाउंडेशन की आधारशिला आपके द्वारा रखी गई है और तमाम क्षेत्र में आपकी ये संगठन कार्य कर रहा है। तो आप ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं तरह तरह की पोस्टर्स लगी हैं, जिसमें कार्ल मार्क्स हैं, संत गुरु रविदास है, लल्लई सिंह हैं। तो क्या ये सब आपके संगठन को या जो समतामूलक समाज बनाने के छत्रपति साहू महाराज का जो विचार रहा है, उससे आप इसको जोड़ के कैसे देखते हैं और इस पोस्टर्स किस रूप में और किस लिए लगाए गए? आज के इस कार्यक्रम में, इसके पहले भी छत्रपति साहू जी महाराज फाउंडेशन, इसकी स्थापना हम लोगों ने मिलकर की है सन 2020 में। उसका मैं सचिव भी हूँ। तो जन जागरूकता का कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं फाउंडेशन के द्वारा। फाउंडेशन के द्वारा हमारे गांव में एक पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है। वहां पर ऐसी पुस्तकें रखी गई हैं जो वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देती है और जो सामाजिक समरसता तथा समानता की बात करती है। उसी कड़ी में प्रत्येक वर्ष छत्रपति साहू जी महाराज का जो जन्मदिन है, हम लोग धूमधाम से जयंती के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर जो नागरिक आते हैं, उनको शिक्षित करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के पोस्टर लगाते हैं। उन पोस्टर को लोग देखते हैं, उससे जागरूक होते हैं। जैसे इसमें पोस्टर जो समाज में समता आंदोलन के अगुवाकार थे, चाहे वो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, चाहे वो लल्लई सिंह जी हो, चाहे वो पेरियार साहब हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, माननीय काशीराम साहब हैं, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा वर्णन और उन्होंने उनके जो मुख्य विचार है उसको उस पोस्टर में हम लोग लिखते हैं। इसी कड़ी में महामना रामस्वरूप वर्मा जी के बारे में भी पोस्टर है। तो उसको जाकर के जब लोग पढ़ते हैं, पढ़ करके थोड़ा बिल्कुल उनके चेतना में कहीं ना कहीं तो ये बात जरूर आती है कि आखिर ये महापुरुषों ने जो बात कही है वो हमको सीखनी चाहिए और समाज को समतामूलक आंदोलन में की ओर ले जाना चाहिए। समाज का मतलब ही है कि सब उसमें समान हो। इसमें समान नहीं है तो फिर वो समाज नहीं रह जाता, तो फिर जंगल की अवधारणा में रह जाएगा। हम लोगों ने समाज की जो अवधारणा बनाई है वो समतल के रूप में है कि सभी लोग उसमें समान हो। तो इसीलिए ये पोस्टर विभिन्न लगाए गए हुए हैं। इसमें एक पोस्टर देखिए हम लोगों ने लगाया हुआ है इसके मृत्यु भोज के विरुद्ध भी लगाया हुआ है कि मृत्यु भोज एक अभिशाप है, एक कुरीति है। इसका हमें बिल्कुल ही खंडन करना चाहिए, ना तो तरही मृत्यु भोज करना चाहिए और ना ही ऐसे आयोजन में हम लोगों को जाना चाहिए। इस जन जागरूकता को फैलाने के लिए ही विभिन्न प्रकार के पोस्टर हम लोग लगाते हैं। लोग आते हैं, इसको पढ़ते हैं, अपने मोबाइल में फोटो भी खींचते हैं और मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ उनके जीवन में इससे दिशा परिवर्तित होगी और सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो कुल मिलाकर हम ऐसे देखें कि छत्रपति साहू जी महाराज से डॉक्टर अम्बेडकर है और जो तमाम विभिन्न कार्ल मार्क्स की जो ये आपने सब पोस्टर्स लगाया, इन सब की एक प्रमुख जो सोच है, विचार है, एक तो समानतामूलक समाज होनी चाहिए और दूसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ये समानतामूलक समाज की जो आधार है या समानतामूलक समाज से हम जनतंत्र की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ते हैं और यह साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देता है। ये तीन महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। एक तो समतामूलक समाज, दूसरा वैज्ञानिक चिंतन और तीसरा लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का शुरुआत क्या आप मानते हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज के विचार से एक लोकतांत्रिक परंपरा का शुरुआत भारत में होता है? वैसे तो हम लोग ऐतिहासिक रूप से देखें तो गौतम बुद्ध के समय से ही भारत में लोकतंत्र की जड़ें रही हैं। जो मल्ल गणराज्य है, कई गणराज्यों में जो जनपद महाजनपद काल है वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि होते थे जो शासन चलाते थे। छत्रपति साहू जी महाराज यद्यपि महाराजा थे कोल्हापुर रियासत के, लेकिन जो उनकी विचारधारा, जो उनका कार्य था, वह एक जननायक के रूप में था। उनको हम लोग चुना हुआ राजा कह सकते हैं, इसीलिए उन्हें अक्सर हम लोग राजर्षि कहते हैं या लोग राजा के रूप में कहते हैं कि राजा के पद पे बैठने के बावजूद उन्हें आम जनता के तंत्र को पता था
आम जनता को क्या तकलीफ उसको बताते हैं, और हमेशा आम जनता के बीच में रह करके उन्होंने काम किया। लोकतंत्र की पहली बुनियाद ही है कि सभी लोग समान हो, एक व्यक्ति एक वोट, और एक व्यक्ति एक वोट केवल होना ही पर्याप्त नहीं है, उस वोट को वो निष्पक्ष तरीके से दे सके, बिना किसी भय के दे सके, बिना किसी डर के दे सके, बिना किसी अंधविश्वास के दे सके। तो ये तभी दे पाएगा जब वो अपने अधिकारों को जानेगा कि हमें किसको वोट देने में अच्छा है, कौन सा अच्छा कैंडिडेट है। दूसरी बात है कि वो शिक्षित हो, इसके लिए शिक्षित होना आवश्यक है, और अंधविश्वास से परे हो, वैज्ञानिक चिंतन उसके जीवन का आधार हो। तो आपने बहुत सही कहा कि वैज्ञानिक चिंतन और लोकतंत्र ये साथ साथ चलेंगे, तभी जो सामाजिक समानता की बात है वो आएगी। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है, सामाजिक समानता और समरसता में थोड़ा सा भेद है। समरसता ये बात नहीं कहती है कि ऊंच नीच को समाप्त करते हैं, समरसता ये कहती है ऊंच नीच हो सकता है लेकिन हम लोग साथ में बैठ सकें। हम लोग समानता की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि साथ में बैठना ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये ऊंच नीच की आखिर आवश्यकता ही क्यों है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं छुआछूत को नहीं मानता हूँ, मैं उनके घर में भी खाना खा लेता हूँ, तो यहाँ पर जो उनके घर है यही शब्द प्रदर्शित करता है कि अभी भी उस व्यक्ति के दिमाग को ये है कि जो उनके हैं वो कहीं ना कहीं हमसे अलग है, हमसे नीचे। तो ये हम लोग सामाजिक समरसता से आगे बढ़ करके समानता की बात करते हैं। हम हिंदू धर्म के परिवेश में बात करें, हम इस लड़ाई में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं कि कौन शूद्र है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन ब्राह्मण है। हम कहते हैं कि जब से संविधान लागू हुआ इस शब्दावली का, इस वर्गीकरण का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। सभी लोग भारतीय हैं और सभी लोग समान हैं, इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो मानवतावादी सोच है, सबों मनुष्य बराबर है, ये मानवता का जो चिंतन है, ये जो परंपरा है, उसकी एक कड़ी के रूप में हम छत्रपति साहू जी महाराज को, डॉक्टर अम्बेडकर को देखते हैं। और एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि एक राजा और उस राजा के मन में प्रजा के प्रति, प्रजा की दर्द के प्रति या समाज की कुरीतियों को समाप्त करके एक बेहतर लोकतांत्रिक समाज बनाने की प्रयास उन्होंने किया। आप ये कब तक भारत में इस प्रकार की एक हम राजा तो नहीं कह सकते, एक प्रधानमंत्री इस प्रकार की हो जो पब्लिक के दुख दर्द को समझे, मुझे लगता है ये समय कब आएगा? लोकतंत्र की, लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की चक्की जो है वो धीरे धीरे चलती है, लेकिन खींचती बहुत नहीं है। तो हमें ये आशान्वित रहना चाहिए कि एक दिन वो अवश्य आएगा जब सभी नागरिकों को समान अधिकार वास्तव में प्राप्त हो सके। यद्यपि संविधान उनको देता है, बराबर का वोटिंग राइट देता है, लेकिन उनको बराबर के अधिकार प्राप्त हो सकेंगे निश्चित रूप से कभी न कभी वो समय आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे लोग शिक्षित होते हैं वैसे वैसे वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे, और जब वो अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तो स्वयं ही अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, और उस रास्ते में जो अवरोध है उनको हटा करके अपने अधिकार प्राप्त करेंगे। यद्यपि इस कार्य को यदि सरकारी सहयोग बड़े स्तर पर मिल जाए समानता के आंदोलन को, तो ये कार्यक्रम और जल्दी या इस लक्ष्य को और जल्दी हम प्राप्त कर सकते हैं। और व्यक्ति को की आर्थिक उन्नति इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम लोग कह देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को बराबर अधिकार है वोट देने का, लेकिन आप सोचिए कि कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास जरा से भी जमीन नहीं है, वो अपने सारे कार्य के लिए उस गांव के जमींदार पर निर्भर है। जमींदार किसी भी जाति का हो सकता है, मान लेते हैं, तो वो लकड़ी भी लाना है, अपने मवेशी भी चलाना है तो जमींदार की जमीन पे जाता है, नृत्य क्रिया भी करना गाँव में है तो उसकी जमीन पे जाता है। तो क्या वो कल्पना हम कर सकते हैं कि वो जमींदार के खिलाफ जाकर के वोट दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसका जीवन ही जमींदार के इच्छा पर निर्भर है, आर्थिक रूप से उसके ऊपर निर्भर है। तो यदि आर्थिक रूप से व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाए तो निश्चित रूप से वोट देते समय उसके मन का जो भय है वो समाप्त हो जाएगा। तो केवल राजनीतिक दबाव ही महत्वपूर्ण नहीं है, आर्थिक जो विपन्नता है वो भी व्यक्ति को वोटिंग राइट से उसके वोटिंग राइट को प्रभावित करती है, और वो कई बार सोचता है कि मैं वोट इनको दूंगा तो ऐसा तो नहीं मेरा आर्थिक जीवन खतरे में पड़ जाए। तो आर्थिक संपन्नता और शिक्षा इन दोनों को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से समानता आ जाएगी। यही एक सवाल लेकिन पुनः मेरे मन में आता है कि आर्थिक संपन्नता के लिए जो संसाधन है, रिसोर्सेस है, जैसे आप जमीन की बात करते हैं, लैंड राइट्स की बात करते हैं, तो इसकी सही रूप में वितरण होनी चाहिए। मुझे लगता है इस डिस्कशन के टेकन है, इस डिस्कशन का एक निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि जो संसाधन है उस संसाधन में बराबरी का हक हो, और सभी जो नागरिक हैं उनके पास
कुल मिलाकर कुछ प्रोडक्टिव इकोनॉमिक असेट जिसको कहते हैं वो होनी चाहिए। जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आज की जो लैंड सिस्टम है या लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना उसमें इतना समानता मूलक उसकी वितरण नहीं है। तो आज भी क्या आपको लगता है कि जो लैंड रिफॉर्म कांग्रेस की सरकार ने बहुत पहले शुरू की थी उस पर पुनर्विचार करके खास करके ये जो वर्तमान की जो सरकार है इस पर पुनर्विचार करे ताकि गरीब दलित और जो वंचित समुदाय है उनको ये प्रोडक्टिव इकोनॉमिक असेट्स और लैंड उनको मिल सके। अब जानते ही हैं कि आजादी के तुरंत बाद भारत में जमींदारी उन्मूलन कानून लाया गया और ये सोच विकसित की गई कि लैंड टू द टिलर्स, तो खेत की जुताई करता उसको जमीन मिलेगी। लेकिन उस समय जब वो जमींदारी विनाश अधिनियम लाया गया और जमींदारी का उन्मूलन किया गया, जो गरीब लोग थे जो खेती पे काम करते थे बटाई पट्टे पर, उनको जमीनों का अधिकार दिया गया। लेकिन फिर भी तमाम कानूनी दावपेच करके अभी भी बहुत से लोगों के पास जमीन के बड़े बड़े पैचेस हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जमीन है। तो अब आवश्यकता हमें हो गई कि हम जमीन इस मामले में जमीन सुधार या जिसको भूमि सुधार कहते हैं इसके दूसरी रेवोल्यूशन में आए। एक फेज तो इसका हो गया, एक चरण पूरा हुआ कांग्रेस के समय में, वो 60-70 के दशक में। लेकिन अब फिर से आवश्यकता है कि हम पुनः इसके पुनर्वितरण के बारे में सोचें कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है उसको गरीबों में जाकर दे दें, और इसके साथ ही गरीब जो जमीन की खरीद फरोख्त है, परचेज है, उसके ऊपर भी अंकुश रहे कि कोई व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा खेती नहीं कर सकेगा। कई राज्यों में है कि जो गैर कृषक है उनके ऊपर एक लिमिट से ऊपर खेती जो भी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि कोई ऐसा ना हो कि इसके पास पैसा हो ज्यादा से ज्यादा जमीन एकत्र करता चला जाए। इसकी आवश्यकता है कि परचेज पर एक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे, और दूसरा है कि इनके पास पुश्तैनी रूप से या जो जमींदार थे बहुत बड़ी अभी भी जमीन है उसको फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो गरीब लोग हैं। जो हमारे भारत में आप जानते हैं बहुत बड़ी आबादी जनसंख्या है वो कृषि पे आधारित है। तो जिस गांव में जिसके पास जमीन होती है तो वो उसको एक स्टेबिलिटी देती है, एक स्थायित्व मिलता है, और वो गांव में समाज में इज्जत के साथ सिर ऊंचा करके चलता है और अपने अधिकारों को प्रयोग कर सकता है। तो मैं बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी इस बात से सहमत हूँ कि भूमि सुधारों की एक नए चरण की शुरुआत होनी चाहिए। साथ ही साथ खेती में कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी करें। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इस शुरुआत में नहरों का जाल बिछाया गया, लेकिन इधर 35-40 साल में कोई नई नहर नहीं बनी। जिन गाँव में नहरें थी वहां तो है, जिन गाँव में नहीं थी वहां हल्की नहीं पहुंची। जब गाँव में नहरें पहुंचती हैं तो सिंचाई का साधन आसानी से उपलब्ध होने के कारण किसान कम लागत में अनाज पैदा कर लेता है। तो इस तरफ भी हम लोग देखें कि कौन से सुधार स्तर पे इंस्टीट्यूशनल सुधार करें, संस्थानिक सुधार करें कि नहरों की व्यवस्था हो जाए, जमीन का समान वितरण हो जाए, और साथ ही साथ जो चकबंदी की प्रक्रिया होती है कि एक ही व्यक्ति के छोटे छोटे टुकड़े हैं जमीन के, वो एक साथ यदि हो जाए तो वो उसकी मेड़बंदी करके उसके चारों तरफ बाड़ लगा करके आसानी से वो आर्थिक रूप से जो वायबल एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिकली वायबल एग्रीकल्चर पड़ सके, और उसकी आर्थिक स्थिति यदि उन्नत होती है तो निश्चित रूप से उसके अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस परिचर्चा में आए और हमारे दर्शकों को इन सारी बातों को रेखांकित किए। चर्चा चैतन्य परिवार की तरफ से हम आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और आगे की जो आपकी रणनीति है, छत्रपति साहू जी महाराज की जो फाउंडेशन का आपने निर्माण किया है, ये दिनों दिन तरक्की करे और जिन मुद्दों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं उन मुद्दों को लेकर कार्य करे और एक बेहतर भारत में एक बेहतर जनतांत्रिक समाज को स्थापित करने में इसकी अहम भूमिका रहे। और दोस्तों, इन सारी बातों को एक सीरियसता के साथ हमें देखने की आवश्यकता है कि भारत में एक जनतंत्र होने के साथ साथ हम जनतंत्र के 7 दशक बीतने के बाद भी हम कहाँ तक पहुंचे हैं और कहाँ और आगे जाने की जरूरत है। क्या हमें आज रिविजिट करने की जरूरत है छत्रपति साहू जी महाराज के विचार को, डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को, और भी जो महापुरुष हैं जिन्होंने भारत की जनतंत्र के नींव रखा, इन सब के विचारों को पुनर्देखने की आवश्यकता है और उसको सही रूप में अनुपालित करें और एक सिटीजनशिप की विकास इन फिलोसफी के आधार पर हो, ताकि हम एक बेहतर जनतांत्रिक भारतीय समाज का निर्माण कर सके। अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, नमस्कार।